आइरिस खालिद को उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहती है। खालिद उसे मना करे उससे पहले ही आइरिस उसे कहने लगी कि शायद तुम्हें ये लगेगा कि मैं कासल में रहूंगी तो मैं ज़्यादा सेफ रहूंगी, क्योंकि यहाँ पे नाइट्स है चारों ओर मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर कुछ भी हुआ और अगर मेरे ऊपर खतरा होगा तो तुम्हें ही तो सबसे पहले पता चलेगा। खालिद कहता है कि हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी एनर्जी फील कर सकता हूँ, लेकिन तुम तो ये जानती हो ना, वहाँ बहुत ज़्यादा खतरा है। वहाँ मैजिशियंस पागल होकर आतंक मचा रहे हैं और ये कह नहीं सकते कि उसे रोकने के लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर मैजिक बेकाबू हो जाता है तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन भी हो सकता है। आइरिस कहती है मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन मैं बस इस बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रही हूँ। जब मैं मरी थी तब मैं भी अकेली ही थी और मेरी माँ मरी थी तब वो भी अकेली ही थी। खालिद, मैं ऐसे ही बैठे रहकर मेरी मौत का इंतजार नहीं करना चाहती, मुझे कुछ तो क्लू ढूंढना ही होगा। खालिद कहता है शायद मैं तुम्हें वहाँ पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर वहाँ पे सच में बहुत ज़्यादा डेंजरस कुछ हो गया तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा, तो प्लीज़ आइरिस तुम यहीं पर ही रहो। आइरिस कहती है अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है तो खालिद, एक बार मैं मर चुकी हूँ तो इस बार मैं सतर्क रहूँगी। अगर मैं ऐसी सिचुएशन में आ जाऊँ जहाँ पे तुम मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे तुम पे भरोसा है कि तुम मुझे सेफ रखोगे। तो आइरिस ने अपनी स्माइल से खालिद को मना ही लिया। खालिद कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मेरे पास से तुम दूर मत जाना, ठीक है। आइरिस कहती है कि हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं दूर नहीं जाऊँगी। वो लोग कल ही वहाँ पे जाने के लिए सोच रहे थे। खालिद तो अब भी चिंता कर रहा था कि आइरिस वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होगा तो तुम बहुत केयरफुल रहना, लेकिन आइरिस तो उसकी और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं होगा। आइरिस के पास एक मैजिक स्टोन था जो ड्यूक बिट्राइस ने छुपा के अपने पास रखा था, तो वहीं से ही आइरिस को वो मैजिक स्टोन मिला था। उस मैजिक स्टोन से किसी को भी नॉकआउट किया जा सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही बार, तो आइरिस के पास सिर्फ एक ही मौका होगा। आइरिस रेडी हो रही थी तो एल्सा उसे कहती है कि आपको सच में वहाँ जाने की ज़रूरत है। एल्सा भी उसे वहाँ जाने से मना कर रही थी, लेकिन आइरिस उसे हर्ष करके चुप करती है और कहती है कि किसी को भी इस बारे में मत बताना, मैं वहाँ पे अपनी माँ के मर्डर के बारे में जांच करने जा रही हूँ और असेसिन मुझे मारने के लिए मेरे रूम में चुपचाप आ सकता है, मतलब इस कासल में ही वो असेसिन घूम रहा होगा। एल्सा कहती है अभी तो आपको मिसकैरेज हुआ है, आपको रेस्ट करना चाहिए। आइरिस कहती है वही तो मैं भूलना चाहती हूँ एल्सा, और वो स्माइल करके कहती है कि डोंट वरी एल्सा, खालिद और नाइट्स वहाँ मेरे साथ होंगे, वो मुझे सेफ रखेंगे। एल्सा कहती है अगर ऐसी बात है तो मैं भी आपको प्रोटेक्ट करूंगी योर हाइनेस। आइरिस का फेस देखकर एल्सा कहती है कि क्या आपको मुझ पे यकीन नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकती हूँ। आइरिस कहती है नहीं एल्सा, ऐसी बात नहीं है कि मुझे तुम पे यकीन नहीं है, लेकिन मैं आर्चड्यूक और नाइट्स ही वहाँ पे जा रहे हैं। और एल्सा मैंने जो कहा वो तुम्हें याद है ना। और वो एल्सा के कान में विस्पर करके कहती है कि तुम्हें यहाँ पे सीक्रेटली सब पे नजर रखनी होगी, तुम्हें जिस पे भी शक हो उस पे पूरी तरह से नजर रखना। और आइरिस एल्सा को अपनी फैमिली मानती है तो वो उसे प्रोनान फैमिली के घर में नहीं ले जाना चाहती क्योंकि वहाँ पे खतरा है। तभी ईथन वहाँ पे आया, शायद उसके बाल में कुछ पत्ती लगी हुई है, और वो आइरिस से कहता है कि योर हाइनेस मैंने सुना कि आप प्रोनान के घर में जा रही है, क्या ये सच है। आइरिस कहती है कि हाँ मैं जा रही हूँ, और ईथन तुम यहाँ पे रह रहे हो है ना। ईथन को कासल की देखभाल करने के लिए यहाँ पर ही रहना था, लेकिन वो उदास होता हुआ कहता है कि आप भी मेरे साथ यहीं पे ही क्यों नहीं रहती, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा है। आइरिस ने ईथन के बाल में वो पत्ती देख ली और वो कहती है कि क्या खालिद ने तुम्हें ये कहा है। ईथन कहता है नहीं उन्होंने नहीं कहा है, मैं जेन्युइनली आपकी सेफ्टी के बारे में चिंता कर रहा हूँ। मैं तो यही विश करता हूँ कि आपके ऊपर छोटा सा भी खतरा ना आए, और आपने अभी ही तो मिसकैरेज सफ़र किया है, आपको बहुत सारा आराम करना चाहिए और आपकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। आइरिस कहती है खालिद वहाँ मेरे साथ रहने वाला है तो तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ईथन कहता है क्यों ना मैं आपके साथ चलूँ। आइरिस उसके बाल से पत्ती निकालती हुई कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ रहकर कासल की अच्छे से देखभाल करनी होगी ईथन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम तो इतने शॉक्ड थे कि तुम्हारे बाल में पत्ती थी वो भी तुम्हें नहीं पता था। ईथन के पसीने छूट गए और वो कहता है कि योर हाइनेस मैंने आपके सामने खुद को एम्बेरस कर दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। वो उस पत्ती के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है। आइरिस उसके हाथ में वो पत्ती रख देती है और कहती है कि इतनी ज़्यादा चिंता मत करो। और फिर कुछ बात करने के बाद आइरिस सोच रही थी कि मैंने ईथन को इतना ज़्यादा पैनिक पहले कभी नहीं देखा। ऐसा थोड़ी है कि मैं बहुत लंबे वक्त के लिए बाहर जा रही हूँ, लेकिन सब लोग मेरे बारे में इतनी ज़्यादा चिंता कर रहे हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं था कि मेरी केयर करने वाले इतने सारे लोग होंगे। फिर दूसरे दिन वो लोग जर्नी के लिए निकलते हैं। ईथन कहता है कि सेफली घर वापस आ जाइएगा। खालिद कहता है कि और तुम भी कासल को अच्छे से प्रोटेक्ट करना। फिर आइरिस और खालिद कैरियज में बैठकर चल पड़े। काफ़ी देर बाद आइरिस खालिद को पूछती है कि प्रोनान फैमिली का घर अब और कितना दूर है। खालिद उसे कहता है कि बहुत दूर नहीं है, बस रात होने से पहले हम वहाँ पहुँच जाएंगे।
तो आइरिस सोचती है कि तो फिर अब मुझे इसे थोड़ी देर ही सहन करना होगा। लेकिन रात हो गई थी, फिर भी वो लोग रास्ते में ही थे, तो आइरिस बहुत ज़्यादा थक गई थी। खालिद उसे पूछता है कि आइरिस तुम ठीक तो हो ना? आइरिस कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, वो बस मैं काफ़ी देर से कैरेज में बैठी हूँ तो मुझे बस थोड़ी सी थकान हुई है। खालिद कहता है तो क्यों ना हम एक ब्रेक ले ले। आइरिस कहती है प्रोरान फैमिली में जो इशू है वो अर्जेंट है, मैं इतना तो सहन कर सकती हूँ, और वैसे भी हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं तो वहाँ पहुँच के ही हम रेस्ट करेंगे। लेकिन खालिद अचानक से उसे हंस करके चुप रहने को कहता है। कैरियज रुक गया। खालिद आइरिस को कहता है कि आइरिस कुछ भी हो कैरियज को मत छोड़ना, यहाँ पे अंदर छुप कर रहना। आइरिस कहती है खालिद आखिर बात क्या है? खालिद कहता है इस फॉरेस्ट में कुछ तो गड़बड़ है। वो बाहर निकलकर नाइट्स से पूछता है कि क्या तुम लोगों को कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नाइट्स भी कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ अजीब लगता है, कुछ इविल लगता है। जब पहले हमने यहाँ पे एंटर किया था तब तो सब कुछ ठीक था, लेकिन सनसेट होने के बाद यहाँ पे बदल गया है। सनसेट होने के बाद उस फॉरेस्ट में बहुत ही ज्यादा सन्नाटा हो गया था, सब लोगों की धड़कन तेज हो गई। फॉरेस्ट में इतना ज्यादा अंदर आ जाने के बाद आपको एटलीस्ट इंसेक्ट की आवाज तो सुनाई ही देती है। खालिद कहता है कि अपने हथियारों को तैयार रखना और जरा से भी आवाज मत करना। सब लोगों ने कैरियज को चारों ओर से घेरे रखा हुआ था। खालिद अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल करता है कि जो कुछ भी छुप रहा है मैं उसकी एनर्जी तो फील कर सकता हूँ। मुझे फोकस लगाना होगा, वो जरूर ही इस फॉरेस्ट के अंदर ही होगा, मुझे आइरिस को प्रोटेक्ट करना होगा। और उसने सेंस कर लिया। वो सबको कहता है कि मैंने ट्रीज के पीछे जो छुपा है उसे सेंस कर लिया है, सब लोग अपने डिफेंस को मेंटेन रखना। तभी पेड़ के पीछे से एक बीस्ट गुर्राता हुआ बाहर निकलता है और उसने नाइट्स पे हमला कर दिया। खालिद ने कहा कि सब लोग पीछे रहो। उसने बीस्ट के 2 टुकड़े कर डाले। फिर वो बीस्ट तो मर गया और सब लोग खालिद से पूछ रहे थे कि योर हाइनेस आप ठीक तो है? आखिर वो चीज़ थी क्या? मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। खालिद कहता है कि मुझे लगता है कि ये वही चीज़ है जिसे प्रोरान फैमिली डील कर रही है। एक नाइट बहुत ज़्यादा डरती हुई कहती है कि क्या ये डेविल हो सकता है? लेकिन खालिद को पता था कि वो डेविल तो नहीं था, मुझे उन सब के बारे में अच्छे से पता है। लेकिन खालिद ने नोटिस किया कि एक दूसरा बीस्ट भी उसकी ओर आ रहा है और वो बीस्ट सीधा कैरियज की ओर ही आ रहा था। खालिद ने कहा कि कैरियज को गार्ड करो, तो नाइट्स कैरियज की ओर जाने लगे, लेकिन बीस्ट ने उन नाइट्स को स्लैश कर दिया और वो बीस्ट कैरियज के ऊपर चढ़ गया और बहुत ज़्यादा गुर्राने लगा और उसने कैरियज को स्मैश कर दिया। खालिद तो शॉक्ड रह गया क्योंकि कैरियज में आइरिस थी और कैरियज के तो टुकड़े हो गए थे। तभी किसी ने बीस्ट पे एक एरो चलाया और उसने ही खालिद को कहा कि योर हाइनेस अब उसका सर काट डालिए। खालिद ने बिना दूसरा विचार किए उस बीस्ट का सर उड़ा डाला, लेकिन वो अभी उस शौक में था कि आइरिस मुझे तुम्हें यहाँ लाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन तभी आइरिस की आवाज़ उसे सुनाई देती है, वो खालिद को बुला रही थी। तो खालिद तुरंत ही पीछे देखता है कि आइरिस पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। खालिद तुरंत ही उसे गले लगा लेता है और कहता है कि मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें खो दिया। आइरिस कहती है तुम्हें परेशानी में डालने के लिए आई एम सॉरी, मैंने देखा कि बीस्ट कैरियज की ओर ही आ रहा है तो मैं नज़दीक में ही कहीं छुप गई थी। जिसने बीस्ट पे तीर चलाया था वो था प्रोरान का हेड, मतलब हेरान प्रोरान का फादर। उसने खालिद और आइरिस को ग्रीट किया और कहा कि आप यहाँ हमारी मदद के लिए आए, इसलिए थैंक यू सो मच। खालिद कहता है हाँ हमने जैसे ही सुना हम तुरंत ही यहाँ पे आ गए, लेकिन इस अटैक की वजह से आज डचेस बहुत शॉक्ड है। क्या तुम ठीक तो हो ना आइरिस? इससे ज़रूर ही तुम थक गई होंगी। लेकिन आइरिस कहती है मैं एकदम ठीक हूँ। आफ्टर ऑल खालिद तुम मुझे यहाँ पे बचाने के लिए थे, लेकिन आपसे मुझे एक बात पूछनी है। आपने कहा कि बीस्ट का सर काटना होगा, इससे आपका मतलब क्या था? प्रोरान बताता है कि जो म्यूजिशियंस अपना कंट्रोल खो रहे हैं वो ऐसे बीस्ट बने जा रहे हैं। आइरिस और खालिद दोनों शॉक्ड रह गए कि इसका मतलब वो लोग ओरिजिनली ह्यूमन थे। आइरिस को तो लगा था कि कुछ पागल म्यूजिशियंस को कंट्रोल में लाना होगा, लेकिन इतनी खराब सिचुएशन होगी उसका उसे अंदाजा नहीं था। वो जो अभी बीस्ट आए थे वो ट्विन ब्रदर थे। वो विलेज में रहते थे और बीस्ट बनने के बाद विलेजर्स को परेशान कर रहे थे और प्रोरान यहीं पर ही उसका पीछा करते हुए आया था और उसे उम्मीद नहीं थी कि वो बीस्ट यहाँ पे उन लोगों पे हमला कर देंगे। शुरुआत में जब म्यूजिशियंस पागल हो जाते थे तब वो इस तरह से बीस्ट नहीं बनते थे, तो इसीलिए ही प्रोरान फैमिली को लगा था कि वो लोग इस सिचुएशन को कंट्रोल में कर लेंगे और उसने खालिद को इस बारे में जल्दी ही रिपोर्ट नहीं किया। अभी ये एक मिस्ट्री है कि इस तरह से म्यूजिशियंस अपना कंट्रोल खोकर बीस्ट कैसे बन पा रहे हैं। वो अपना पूरा सेंस खो देते हैं और उससे बस मारने के डिजायर्स होते हैं। आइरिस सोचती है कि ऐसा सिर्फ प्रोरान फैमिली के साथ ही हो रहा है और यहाँ पर ही लोग बीस्ट में बदल रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है। आइरिस कहती है कि शायद वो म्यूजिशियंस कर्स्ड हो गए होंगे तो इसीलिए ही वो अपना कंट्रोल खो रहे होंगे।
फ्लोरान बताता है, मैंने मेरे पर्सनल म्यूजिशियन से इस बारे में पूछा था, लेकिन उसने भी कहा कि उसे कर्ज तो नहीं लगा है। लेकिन जैसे कि आपको पता है मेरे पास ज़्यादा म्यूजिशियन नहीं है और मेरे पास जितने भी है वो इतने ज़्यादा स्किल्ड नहीं है, तो मुझे भी यही लगता है कि शायद उनको कर्ज किया गया होगा। फिर वो खालिद और आइड्रिस को अपने मैनर में ले जाता है। जब वो लोग वहाँ पे पहुँचे तब आइड्रिस ने देखा कि सब लोग उसकी ओर बहुत अजीब तरीके से घूर रहे हैं। सब लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा डर भरा हुआ है। हेराल्ड की हालत भी बहुत खराब थी। वो उसका स्वागत करता है और खालिद और आइड्रिस का रूम दिखाता है। आइड्रिस चारों ओर देखती हुई ये नोटिस कर रही थी कि सब लोग बहुत ज़्यादा नर्वस दिख रहे हैं। हेराल्ड कहता है कि योर हाइनेस, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे या फिर इन सर्वेंट में से किसी एक को बता दीजिएगा।